हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे में जिसका नाम है इंसेप्शन। ये मूवी जुलाई 2010 में रिलीज़ हुई थी और ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और IMDb पर इसकी रेटिंग 8.8 है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर नोलन ने। चलिए आते हैं इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर यानी कि डिकैप्रियो, जिनका नाम इस मूवी के अंदर कोब होता है, हम देखते हैं कि वो एक समुद्र के किनारे पड़े होते हैं और साथ ही अब वह काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हैं। और तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो कि उसकी चेकिंग करते हैं और साथ ही उसे एक ऐसे इंसान के पास ले जाते हैं जो कि काफ़ी टाइम से उसका इंतज़ार कर रहा था। बेसिकली यह सीन ड्रीम के अंदर होता है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इस कहानी में जो सोल्जर होते हैं कोब को पकड़कर उस बूढ़े इंसान के सामने लेकर आते हैं। उसके पास से उसको दो चीज़ें मिलती हैं, एक बंदूक और एक छोटी सी चक्री। तब वहाँ पर वह बूढ़ा इंसान जिसका नाम साइतो होता है वो देखकर कहता है कि तुम्हारी ही तरह का एक इंसान था जो काफ़ी समय पहले उसे मिला था, उसके पास भी यह दोनों चीज़ें थी। और बातों ही बातों में वह दोनों अपने पास्ट में चले जाते हैं और फिर यह कहानी इस मूवी के फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर वह बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि साइतो जो कि अब जवान है और साथ ही कोब और उसका फ्रेंड आर्थर, वो दोनों साइतो के दिमाग से आइडिया को निकालने की कोशिश करते हैं। कोब बताता है कि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ जो कि सपनों की चोरी करता है। फिर वो साइतो से कहता है कि अगर आप भी इस ज़माने के अंदर अपने आइडियाज़ और अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तब वहाँ पर साइतो कहता है कि फिर मैं तुम्हें क्यों चूज़ करूं। तब वहाँ पर कोब कहता है कि वो चोर मैं ही हूँ जो सबसे शातिर है इस अंतर्मन की चोरी में। लेकिन अब क्योंकि साइतो भी एक बहुत बड़ा इंसान होता है और उसे पता होता है कि अभी मैं सपनों के अंदर हूँ, और इसी वजह से वो कोब की बातों को समझ जाता है और उसके जाल में नहीं फंसता। और इस वजह से कोब का प्लान चौपट हो जाता है और इसी के साथ उसका पहला सपना यहीं पर टूट जाता है। और जब उनकी आंखें खुलती है तो वह सब एक रूम के अंदर होते हैं। वहाँ पर साइतो कहता है कि यह तो मेरा ही पुराना हाउस था जहाँ पर मैं पहले कभी रहता था। मगर बातों ही बातों में जब कोब उससे पूछताछ करता है तो साइतो ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर गिरते ही वो कहता है कि मेरे घर में जो पुराना नीचे का कारपेट था वो मखमल का था मगर यहाँ पर पॉलिएस्टर का है। इसका मतलब यह है कि यह भी एक सपना है। तुम अभी भी मुझसे पूछताछ कर रहे हो, तुम मुझे बताओ तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। वहाँ पर इनका दूसरा सपना भी टूट जाता है जो कि बेसिकली चल रहा होता है नैश के दिमाग में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनकी एक टीम है जिसके अंदर कोब, आर्थर और नैश होते हैं। नैश एक आर्किटेक्ट होता है जो कि सपनों की दुनिया में वो चीज़ें बनाता है जो कि सामने वाले क्लाइंट को एकदम उसके दुनिया के जैसी लगे। मगर दूसरे सपने में कामयाब नहीं होने की वजह से वह तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद साइतो जिसके मन के अंदर घुसकर उसके मन का राज चुराना चाहते थे वो उनके सामने आ जाता है। वो उनमें से नैश को पकड़ कर ले जाता है। तब कोब साइतो से पूछता है कि आखिर तुम नैश के साथ क्या करोगे। तब साइतो कहता है कि उससे तुम्हें क्या मतलब, अब तुम मेरे लिए काम करोगे अगर तुम अपने दोस्त को छुड़वाना चाहते हो। तब कोब पूछता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या काम करना है। तब साइतो बताता है कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है जो कि एक बूढ़ा इंसान है और जिसका नाम है मॉरिस फिशर, जो कि एक बड़े पावर प्लांट का मालिक है। अगर वो अपने काम में अपने आइडिया के साथ सफल हो गया तो वह पूरी दुनिया का आधा हिस्सा अपने अंदर कंट्रोल कर लेगा और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। इस काम में तुम मेरी मदद करोगे। मॉरिस फिशर का एक बेटा है जिसका नाम है रॉबर्ट फिशर। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया डाल दो जिसकी वजह से वह अपने पिता की कंपनी को बर्बाद कर दे और उसकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाए। कोब उसकी बात को सुनकर उससे मना कर देता है। वो कहता है कि किसी के दिमाग से आइडिया को चुराना आसान होता है मगर आइडिया डालना बहुत ही मुश्किल होता है। तब साइतो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वापस अमेरिका जाना चाहते हो अपने बच्चों से मिलने के लिए। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। असलियत में अमेरिका में कोब के ऊपर एक जुर्म होता है अपनी ही पत्नी के कत्ल का, और यही रीज़न था कि वो फ्रांस में और दूसरे देशों में भागता फिर रहा था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब उसने यह ऑफ़र सुना कि साइतो उसकी मदद कर सकता है अमेरिका जाने के लिए जहाँ पर उसके बच्चे रहते हैं तो वह इस ऑफ़र को हाँ कर देता है। उसने साइतो के साथ डील कर ली थी
उसे अब एक आर्किटेक्ट की तलाश होती है, जिसके लिए वो अपने ससुर से मिलता है, जिसका नाम होता है माइल्स। वो पेरिस के एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर होते हैं और कोब उनसे जाकर मिलता है और बताता है कि मुझे किसी आर्किटेक्ट की ज़रूरत है जो कि मेरे काम में मेरा साथ दे सके। तब माइल्स उसे एक स्टूडेंट के बारे में बताता है जिसका नाम होता है एरियाडने, और उन दोनों की मुलाकात होती है। तब कोब बताता है कि मुझे एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत है जो कि सपनों की दुनिया में मेरे लिए अच्छी अच्छी बिल्डिंग और साथ ही कुछ अच्छे नक्शे बना सके। जितना ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्ट होगा हमारा क्लाइंट उतना ही ज़्यादा फंसता जाएगा, मगर उसके लिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा। तो तुम्हें 2 मिनट में एक ऐसा चक्रव्यूह बनाना होगा जिसे मैं 1 मिनट में भेद ना सकूं। एरियाडने नए नए चक्रव्यूह बनाने की कोशिश करती है और फाइनली उसमें वो पास भी हो जाती है। वह दोनों बातें करते करते कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, जहाँ पर कोब उसे बताता है कि यह दुनिया भी असली नहीं है, तुम अभी भी सपने में हो। और देखते ही देखते वहाँ पर ब्लास्ट होने लगते हैं। तब हमें यह पता चलता है कि हम सपनों की दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ये वो दुनिया होती है जो हमने अपने अंतर्मन से बनाई होती है। इन सभी आर्किटेक्चर को देखकर एरियाडने एक बार फिर से ट्राई करती है और वह अपने दिमाग से नए नए आर्किटेक्चर को बनाना शुरू करती है, और वह हूबहू वैसी ही जगह बनाने लगती है जहाँ से वो कभी गुजरा करती थी। जैसे कि कॉलेज के लिए वो कोई रास्ता लिया करती थी या फिर घर आने के लिए वो जिस रास्ते से आया करती थी। उन सभी को अपने माइंड की इमेजिनेशन के साथ मिलाकर वो सपनों की दुनिया को तैयार करती है। तब वहाँ पर कोब कहता है कि कभी भी असली जगह और असली चीज़ों को अपने माइंड के अंदर इमेजिनेशन मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सपनों की दुनिया में ही फंस जाओगी। और तब वहाँ पर हम देखते हैं कि मेल, जो कि कोब की वाइफ हुआ करती थी, वो वहाँ पर आ जाती है और एरियाडने को जान से मार देती है। और जैसे ही वो उसे जान से मारती है, एरियाडने का सपना टूट जाता है और वह अपने आप को एक गैराज में पाती है। वहाँ कोब उसे बताता है कि तुम भी अभी तक सपनों में थी और सपनों की दुनिया काफ़ी अलग होती है हमारी दुनिया से। सपनों की दुनिया का टाइम हमारी दुनिया के टाइम से 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलता है। असली दुनिया में बिताए 5 मिनट सपनों की दुनिया के कई घंटे हो सकते हैं। और उस दुनिया में जाने के लिए हमारी मदद करती हैं ये मशीनें, जो कि मिलिट्री ने अपने काम के लिए बनाई थी, मगर अब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर सपनों में तुम्हें कोई चोट लगी तो उसका दर्द तुम्हें असली ज़िंदगी में भी होगा। और अगर सपनों में तुम्हारी जान चली गई तो तुम्हारा सपना जिसके अंदर तुम होती हो वह सपना टूट जाएगा। और अगर सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहा तो हमें एक टाइम लूप मिलता है जिसके अंदर हमें एक झटका मिलता है, जिससे कि हम वापस से सपनों की दुनिया से इस रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो हम कोमा में चले जाएंगे और उस दुनिया में वहीं पर अटक जाएंगे। और अब इस शानदार और साथ ही जोखिम से भरे काम को अंजाम देने के लिए कोब को एक बहुत ही बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर वह शामिल करता है एमिश को, जो कि काफ़ी अच्छा बहरूपिया होता है, जो कि लोगों के रूप लेने में माहिर होता है। उसके बाद कोब मिलता है एक जड़ी बूटी वैज्ञानिक से जिसका नाम होता है यूसुफ, जो कि बेहोशी की दवा बनाने में काफ़ी माहिर होता है। जब यह सब सहमत हो जाते हैं तो यह सब प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यह धीरे धीरे उन सभी पहलुओं के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि सपनों की दुनिया में होने वाला होता है। कोब अब यह बताता है कि अगर हमें बड़े बड़े कामों को अंजाम देना है तो एक सपने से काम नहीं बनेगा, इसके लिए हमें सपनों के 3 लेवल बनाने होंगे। तब वहाँ पर कोब एक प्लान बनाता है कि हमें इस रियल टाइम यानी कि रियल वर्ल्ड के इंसानों को बेहोशी में 10 घंटे रखना होगा, जिसकी वजह से सपनों के लेवल 1 में हमें पूरा 1 हफ्ता मिलेगा। और अगर हम उस 1 हफ्ते के अंदर उन सभी इंसानों को इकट्ठा करके फिर से सुला दें तो हमें सपनों के लेवल 2 में पूरे 6 महीने मिलेंगे। और अगर हम फिर से लेवल 2 में सभी इंसानों को इकट्ठा करके फिर से सुला दें तो हमें सपनों के लेवल 3 में पूरे 10 साल मिलेंगे। और इसके बाद जो उनका टारगेट होता है, जिसका नाम होता है रॉबर्ट फिशर, जो कि मॉरिस फिशर का बेटा होता है, उनका प्लान ये होता है कि वो पहले लेवल में रॉबर्ट फिशर के माइंड में इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा। और दूसरा लेवल यानी कि सपनों का जो दूसरा पहलू होगा उसके अंदर वो उसके दिमाग में डालेंगे कि वह खुद कुछ करके दिखाएगा, यानी कि वो अपने पिता से बेहतर बनने की कोशिश करेगा और बनकर भी दिखाएगा। और तीसरे लेवल में उसे यह विश्वास दिलाया जाएगा उसके पिता की तरफ से कि तुम मेरी तरह मत बनना, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ किया है वह सब कुछ बेकार हुआ है।
अगर तुम मेरी तरह बनोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब यह सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद पूरी टीम लेवल 1 के लिए तैयार होती है और उसी के साथ फिशर के अंतर्मन में एंटर करती है। लेकिन जैसा कि वह वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फिशर भी एक बहुत बड़ा इंसान होता है और उसे भी अंतर्मन के चोरों के बारे में पता होता है। इसीलिए वहां पर फिशर के गार्ड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो कि कोब और कोब की टीम पर गोलियां चलाते हैं और उसी में साइतो को गोली लग जाती है। तो टीम के बाकी के मेंबर कहते हैं क्यों न हम इसे यहीं पर गोली मार दे ताकि ये वापस से असली ज़िंदगी के अंदर जाग जाए। तब वहाँ पर कोब कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सपनों का जो डोज दिया हुआ है वह काफ़ी हैवी है। अगर हमने इसे जान से मार दिया तो यह सपनों की दुनिया में फंस जाएगा और हमेशा के लिए कोमा में ही रह जाएगा। इसीलिए हमें इसे वापस से सपनों की दुनिया के दूसरे लेवल में लेके जाना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो साइतो का दर्द थोड़ा कम होगा। और बाद में सभी यह डिसाइड करते हैं कि यहाँ से हम सपनों के दूसरे लेवल में जाएंगे। वहाँ से फिशर को बोरी में बांधकर वैन में डाल देते हैं और वापस से वैन के अंदर आ जाते हैं और यूसुफ को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं और सभी उस मशीन के साथ कनेक्ट होकर सपनों के दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं, जहां पर एमिश का काम होता है मॉरिस फिशर के खास वकील यानी कि ब्राउनी बनकर रॉबर्ट फिशर के मन को जीतना ताकि वह अपने मन के राज बता दे। एक तरफ सपनों की दुनिया में वह उसकी मदद कर रहे होते हैं और यह बताते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं और हम आपको यहाँ अंतर्मन चोरों से बचाने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ यूसुफ गाड़ी चला रहा होता है और लेवल 1 के अंतर्मन के रक्षक उन्हें गोलियों से परेशान कर रहे होते हैं। सेकंड लेवल में कोब रॉबर्ट को यह बताता है कि तुम्हारे पिता यह सोचते हैं कि तुम उनकी धन दौलत के लिए काबिल इंसान नहीं हो और वो चाहते हैं कि तुम इस धन दौलत के लिए खुद कुछ करो और तुम खुद इतने काबिल बनो कि तुम शिखर को छू सको। इस काम में एमिश उनकी मदद करता है जो कि ब्राउनिंग के रूप में फिशर के सामने आया होता है और अब इससे उसको यह पता चलता है कि वह ब्राउनिंग ही है जो उसके पिता के साथ गद्दारी करना चाहता है और उसे रोकने के लिए अब वह ब्राउनिंग के दिमाग में जाते हैं। नॉर्मली वो सभी आर्थर के सपनों में होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोब फिशर को ये विश्वास दिलाता है कि हम दूसरे लेवल के अंदर तुम्हारे मन में थे, अब हम तीसरे लेवल के अंदर ब्राउनिंग के दिमाग के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर हम यह पता लगा सके कि आखिर ब्राउनिंग तुम्हारे पिता की प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़ा है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो बर्फीली जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक छोटा सा घर भी होता है, मगर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी होती है और साथ ही साथ अब उन्हें एक सिग्नल मिल चुका होता है और थर्ड लेवल के अंदर अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा होता है जो कि सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग 3 मिनट होते हैं और साथ ही साथ रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कुछ सेकंड्स। अब यहाँ पर वह लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर तो सो रहे थे, मगर यहाँ पर उनके पास सिर्फ 1 घंटा होता है अपने काम को अंजाम देने के लिए और अगर उन्हें टाइम पर काम ख़त्म नहीं किया तो वह एक लेवल में जागना शुरू कर देंगे, जिससे कि उनका प्लान पूरे तरीके से फेल हो जाएगा। और अगर वह अमेरिका पहुंच गए तो कोब को जेल हो जाएगी, क्योंकि जिस फ्लाइट के अंदर वो थे वो कैलिफोर्निया की फ़्लाइट थी जो कि अमेरिका के अंदर ही आता है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो अमेरिकन पुलिस कोब को पकड़ लेगी उसकी वाइफ के कत्ल के जुर्म में। अब हमें दिखाया जाता है कि फिशर के सामने एक बहुत ही बड़ा लॉकर होता है और वह उसके अंदर एक कोड डालकर उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर कोब की पत्नी मेल पहुँच जाती है और वो फिशर को गोली मार देती है, जिससे कि सारा का सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। और साथ ही अब वह सेकंड लेवल में नहीं उठ सकता था क्योंकि उसे एक हैवी डोज दिया गया था दवाई का, और अगर वह जाग भी जाता तो वह कोमा में चला जाता दूसरे लेवल के अंदर। अब यहाँ पर मेल का जो रोल दिखाया गया है वह कोब की वाइफ बनी है। शुरुआती दौर में जब कोब और मेल सपनों की दुनिया में आया करते थे तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वह सपनों की दुनिया में कुछ भी बना सकते थे और कुछ भी बिगाड़ सकते थे। उन दोनों ने आपस में यह वादा किया था कि हम दोनों साथ में ही बूढ़े होंगे, और यह सपनों की दुनिया उन्हें इतनी रास आने लगी थी कि अब वह इस दुनिया को अपना सच मान चुके थे। वह इस दुनिया में बार बार जाते थे और इस काम में वह इतना आगे निकल जाते हैं कि वह सच्चाई को भी भूल जाते हैं। उन्हें अब यह पता नहीं होता कि अब वह किस दुनिया में है। इसका पता करने के लिए कोब के पास एक छोटी सी चक्री होती है, जिसे घुमाने के बाद उसे पता चलता है कि यह दुनिया एक सपना है। असली की दुनिया में यह चक्री मेल की होती है। वह दोनों सपनों की दुनिया में करीब 50 साल गुजार देते हैं, और जब वो वापस असली की दुनिया में आते हैं तो कोब को ये पता होता है
कि वो असली दुनिया में आ चुके हैं, मगर मेल को ये विश्वास नहीं होता कि वो असली दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि मेल के दिमाग में वो आइडिया घर कर चुका था। और जैसा कि वो लोग हर बार किया करते थे, सपनों से जागने के लिए वो अपनी जान दिया करते थे, वो अब ऐसा करने की सोचती है और कोब को भी अपनी जान देने के लिए कहती है। मेल कोब से कहती है कि हमें जागना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों से मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हमें अपने बच्चों से मिले हुए। इसीलिए वो अपनी एनिवर्सरी पर एक प्लान बनाती है। वह जाकर एक होटल की छत से कूद जाती है और एक लेटर पीछे लिख जाती है कि मुझे मेरा पति जान से मारना चाहता है। और उस लेटर की वजह से पुलिस कोब को पकड़ने के लिए आ जाती है। और फाइनली तब कोब का वकील उसे कहता है कि तुम्हारे पास यही मौका है यहाँ से भाग जाने का। अगर तुम इस देश से निकल गए तो पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अब कहानी में ट्विस्ट यह है कि मेल, जो कि मर चुकी है, वह अभी भी जिंदा है कोब की यादों में। कोब जब भी कोई सपना देखता है तो मेल की यादें उसे परेशान करने लगती है। मेल उसे खींचने लगती है अपनी तरफ और उसे मजबूर करती है ताकि वह अपनी जान ले सके और सपनों की दुनिया में उसके साथ हमेशा के लिए रह सके। हालांकि कोब भी यही चाहता था। वो चाहता था कि उसकी सपनों की दुनिया में मेल हमेशा जिंदा रहे, क्योंकि वह आज तक यह नहीं मान पाया था कि मेल की मौत उसकी खुद की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुई थी। यही रीज़न था कि आज तक वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया था। अब जैसा कि वो सपनों के लेवल 3 में फिशर को गोली लग चुकी होती है और वह मरने वाला होता है, तो उससे पहले वो एक प्लान बनाते हैं। और प्लान ये होता है कि वह सपनों के चौथे लेवल में जाएं और वहाँ जाकर फिशर को ऊपर से धक्का दे देंगे, जिससे कि फिशर की चौथे लेवल में मौत हो जाएगी और वह तीसरे लेवल में जाग जाएगा। मगर इस काम को पूरे तरीके से होने के लिए काफ़ी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि चौथे लेवल में भी मेल वहाँ पर आ जाएगी और उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर कोब का काम ख़त्म हो गया तो वह अपने इस काम को अंजाम देकर वापस अपने रियल वर्ल्ड में पहुँच जाएगा। मगर मेल ऐसा नहीं चाहती थी। मेल चाहती थी कि वह हमेशा के लिए उसकी सपनों की दुनिया में कैद हो जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोब और एरियाड ने दोनों मिलकर सपनों के चौथे लेवल में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो मेल के पास जाते हैं, जो कि अपने पुराने ही सपनों की दुनिया में बस एक घर में बैठी होती है। उन दोनों को यह पता होता है कि फिशर मेल के पास नहीं है और वो वहां जाकर फिशर को ऊपर से धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से 4th लेवल में फिशर की मौत हो जाती है और इसकी वजह से वह तीसरे लेवल में जाग जाता है। वहाँ से रॉबर्ट फिशर अपने पिता के पास जाता है, जो कि बहुत ही बूढ़े और बीमार हो चुके थे। रॉबर्ट अपने पिता से कहता है कि सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं बन पाया। अब यहाँ पर मोरिस अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं निराश था कि किसी समय क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं बन पाए। और फाइनली अब रॉबर्ट फिशर के अंतर्मन में यह आइडिया फिट हो जाता है। वह समझ जाता है कि उसके पिता चाहते हैं कि वह अपने आप से कुछ काम करे और वो कुछ ऐसा करे जो उसके खुद के बलबूते पर हो। और अब वो फाइनली ये डिसाइड करता है कि वह खुद की एक नई कंपनी बनाएगा। और इसी के साथ ही 3rd लेवल का जो सपना होता है एक एक करके टूटने लगता है और सपने में बाकी सभी लोग जो सपने के अंदर होते हैं वो एक एक करके जागने लगते हैं। मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कोब और साथ ही साइतो उसी 3rd वाले सपने के अंदर रह जाते हैं। अब यहाँ पर यह इसलिए होता है क्योंकि 3rd लेवल तक आते आते साइतो की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह अपने झटके से 2nd लेवल में नहीं उठ पाता और इसी वजह से वह सपनों के 3rd लेवल में अटक जाता है। और ये बात कोब को काफ़ी अच्छे तरीके से मालूम थी कि ये प्लेन जल्द ही कैलिफोर्निया में लैंड होने वाला है और अगर साइतो ने उसका साथ नहीं दिया तो कैलिफोर्निया की पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। इसीलिए कोब का साइतो के साथ रियल वर्ल्ड के अंदर उठना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो साइतो ही था जो सारे इल्ज़ामों को ख़त्म करके कोब को एक नई ज़िंदगी दिला सकता था। और अगर कोब भी अपने सपनों की दुनिया के चौथे लेवल से 3rd लेवल के अंदर आकर साइतो को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि अब साइतो 3rd लेवल के अंदर न जाने कहाँ पर होता है। मगर फिर भी काफ़ी सालों के बाद फाइनली अब कोब को साइतो मिल गया होता है और यह वही सीन होता है जो कि हमें इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है। और यह वही साइतो होता है जो अपने 3rd लेवल के सपनों में काफ़ी सालों से जी रहा होता है और कोब ये सारी बातें साइतो को रिपीट करता है, तो दोनों को अपनी पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है और फाइनली दोनों अपने आप को जान से मारकर वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी जवानी के अंदर फिर से जाग उठते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर अभी तक उन्होंने सिर्फ 10 मिनट ही निकाले होते हैं,
जबकि उन्होंने सपनों की दुनिया में करीब 50 साल से ऊपर का टाइम निकाल दिया होता है। और इसी के साथ अब साइतो यूएस पुलिस को कॉल करता है और कोब पर लगे इल्ज़ामों को माफ़ करवा देता है। और अब जाकर फाइनली कोब अपनी फैमिली से मिल पाता है, जहाँ पर उसके 2 प्यारे बच्चे होते हैं। इस मूवी की एंडिंग सपनों में हुई है या रियल वर्ल्ड में, तो इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब कोब चक्री को घुमाता है तो वह अपने बच्चों से मिलने में बिजी हो जाता है और चक्री को भूल जाता है। और जब अंत में चक्री दिखाई जाती है तो चक्री घूम रही होती है, लेकिन वो चक्री थोड़ा लड़खड़ा रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।